नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि 1773 से 1857 के बीच कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स पास किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस पूरे टॉपिक को हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिटेल में समझेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टुक प्लेस अंडर कंपनी रूल। कंपनी शासन में कौन से संवैधानिक विकास हुए थे। तो हम बताएंगे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए थे तो उसने धीरे धीरे अपनी प्रशासनिक मशीनरी का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया और 1773 से 1857 के बीच ब्रिटिश सरकार 5 अधिनियम लेकर के आती है। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में दीवानी राइट मिला उसके बाद ये धीरे से इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनना शुरू कर दिया इंडिया पे शासन करने के लिए इसने, और अपने नियम कानून बनाने शुरू कर दिए और इसकी भनक धीरे से ब्रिटिश पार्लियामेंट को पड़ गई थी। तो बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी ब्रिटेन में, यूरोप में। खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कई सारी कंपनीज को मिल के बनाई गई एक कंपनी हुआ करती थी, जो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर एशिया की तरफ ट्रेड करने के राइट मिले थे, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे। लेकिन धीरे से जब ये कंपनी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बनना शुरू कर देती है और इसकी भनक ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगती है तो थोड़ी सी इस कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट और कंपनी को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए कुछ टाइम टू टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से जो एक्ट्स थे जो आए थे। तो सबसे पहले आता है 1773 का विनियम अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला स्टेप था, पहला कदम था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे। तो सबसे पहला था जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, और जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस टाइम पे भी वही गवर्नर था। तो गवर्नर जनरल का जो प्रोविज़न आया उसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन गया। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट, पूरे एक सेंट्रल पावर बना रहे थे इंडिया में ये। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इनको कर दिया गया, तो एक मतलब सेंट्रल पावर बंगाल में हो गई। फिर उसके बाद इनको अपनी पावर बॉम्बे और मद्रास को ड्रॉ करनी पड़ती थी बंगाल के गवर्नर जनरल से, और ये हुआ करते थे गवर्नर्स। फिर कंपनी के राजस्व मामलों के लिए यानी रेवेन्यू अफेयर्स के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, और गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारी एक परिषद की स्थापना करी गई, यानी गवर्नर जनरल प्लस उसकी 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि एग्जीक्यूट करती थी, एग्जीक्यूशन का काम करती थी, एक्चुअल में कार्य करने का काम करती थी। और 1774 में अधिनियम के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने समझा था कि 1773 के एक्ट के अंदर कोर्ट बना था एक सुप्रीम कोर्ट, तो ये 1774 में बनाया गया था कलकत्ता में।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। फिर इस अधिनियम ने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या भारतीयों से रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। तो कंपनी के ऑफिशियल्स उस टाइम पे काफ़ी करप्ट हो गए थे, तो उनके करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रोविज़न लाया गया कि वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी इंडियन से कोई भी गिफ्ट या ब्राइब नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हुआ करती थी उसे ब्रिटिश पोजेसन कहा गया था। तो दिस एक्ट डिफ्रेंशिएटेड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस अधिनियम में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर बताया गया था और अधिनियम के अनुसार निदेशक मंडल को वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल करनी थी और नियंत्रण बोर्ड को राजनीतिक मामलों से निपटना था। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल फंक्शंस करने थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल फंक्शंस करने थे। फिर गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस उसकी 4 मेंबर की काउंसिल थी, अब गवर्नर जनरल की 3 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी 1784 के बाद। और इसके अंदर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया था। यानी अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है और हुआ क्या था देखिए, 1813 से लेकर के फिर चार्टर एक्ट आएगा 1813 फिर 53। तो चार्टर एक्ट में 20-20 साल के अंतर के लिए कंपनी के फंक्शंस को एक्सटेंड कर दिया जाता था कि आप अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट कहता था कि आप अभी 20 साल और काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम कह सकते हैं कंपनी के फंक्शन को कंपनी के फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाता था, उन्हें और छूट दे दी जाती थी। तो अभी ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। उसके बाद 1813 में आता है चार्टर एक्ट और इस एक्ट में जैसे पहले तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन बांट दिए गए कंपनी के। उसके बाद 1813 में सिर्फ चाय और चाइना से ट्रेड को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। उसे खाली मोनोपोली उसकी चाय में रह गई, टी ट्रेड में और चाइना के ट्रेड में, बाकी उसकी सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई और बाकी भी यूरोपियन कंपनीज अब ट्रेड कर सकती थी इंडिया में। फिर 1833 में 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आता है और इसमें एक जो सेंट्रलाइजेशन था उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ता है इस एक्ट में और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। यानी एक सेंट्रल पावर बैठा दी जाती है बंगाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं और अब से ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। इसकी जो कमर्शियल राइट्स थे, कमर्शियल एक्सक्लूसिव राइट्स थे, जो प्रिविलेजेस थे वो सब अबॉलिश कर दिए गए थे। जो 1813 में जो इसे एक रियायत मिली हुई थी चाइना के साथ और टी में ट्रेड करने के लिए, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। अभी कमर्शियल से पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दी गई थी और फिर 20 साल और एक्सटेंड किया गया और 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट में कोई भी 20 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे वो कंपनी की पावर को छीन सकती है। अब कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि पहले से ऐसा अंदेशा लग गया था कि इंडिया में किसी तरीके की म्यूटनी हो सकती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरीके से फिराक में ही थी कि कंपनी से पावर ले ली जाए अपने हाथों में। तो हो सकता है कि इसलिए पीरियड ना इन्होंने मेंशन किया हो 20 साल का। तो इन्होंने कहा था कि जब भी चाहे कि ये सरकार ब्रिटेन की वो पावर्स ले सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ये कहा जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो क्या क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के, तो हम देखेंगे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग कर दिए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के। 6 मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ करते थे और इन 6 में से 4 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के थ्रू।
और 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू करी गई थी, जिसे कि हमने सिविल सेवाओं का कैसे विकास हुआ इंडिया में उस वाले लेक्चर में देखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसी के साथ हमने देखा कि कंपनी रूल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से एक्ट्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद किस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू होता है क्राउन रूल के अंदर। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।